हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन को जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है बल एवं गति के नियम। देखिए, हम इसमें सबसे पहले ये जानने और ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या है, किस टाइप के टिपिकल चीज को हम फोर्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं, और लॉस ऑफ मोशन क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था और प्रीवियस चैप्टर में हमने एकदम क्लियरली इसको स्पेसिफाई किया था कि मोशन हमारा क्या है, किस चीज को ये स्पेसिफाई करता है। नॉर्मल फॉर्म पे हम मोशन को ये डिफाइन करते थे, जब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको हमने नेम मेंशन किया था मोशन करके। लेकिन अब इसमें हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ मोशन। तो लॉस ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बताया, फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या था। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा लॉस ऑफ मोशन में 3 डिफरेंट लॉस होते हैं जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किए थे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे फर्दर अपकमिंग क्लासेस के लिए भी, और ये चैप्टर को पढ़ने के लिए भी ये तीनों मोशन को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसको समझ पाएंगे कि मोशन पे जो लॉस ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स का, फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, इनर्शिया का क्या वाइटल रोल था, सेकेंड लॉ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में इसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, और थर्ड लॉ जो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है अपने सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कैसे पॉसिबल है, इसको क्यों पॉसिबिलिटी में हमने अप्लाई किया था, और क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं ताकि हम तीनों लॉस ऑफ मोशन को इजीली डिफाइन कर सकें, इजीली समझ सकें, और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जिसको हम बोल सकते हैं बल एवं गति के नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बल क्या होता है। अगर आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बल कहने का मतलब, तो बल कहने का मतलब होता है पुश या पुल। अगर हम किसी भी चीज में दबाव देते हैं या खींचने की कोशिश करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एक चीज क्रिएट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। अब फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, तो यूनिवर्सली ये बोला जाएगा कि ये अपने प्रीवियस स्टेट को आगे फर्दर कैरी करेगा। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीवियस स्टेट को आगे फर्दर कैरी करने का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है इस टाइम पीरियड पे, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मतलब ना पुश कर रहे हैं, ना पुल कर रहे हैं, ना परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है, ना किसी भी एंगल से कोई फोर्स लग रहा है, एकदम ही रेस्ट पोजीशन में है बिना किसी फोर्स के ऑब्जर्वेंट पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आगे भी फर्दर रेस्ट पोजीशन को ही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब ये कैसे रेस्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेगा, कैसे हम इसके डिटेल्स को फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे, यही सारी चीज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो जब फोर्स और लॉस ऑफ मोशन को आप पढ़ते हैं या फोर्स और लॉस ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा न्यूटन के 3 डिफरेंट लॉस को हमें डिटेल में जानना बहुत जरूरी है कि न्यूटन ने लॉस को कैसे एक्सप्लेन किया है, किस एग्जाम्पल को किस एग्जाम्पल से रिलेटेड करके उसने बताया है, और क्या इसके प्रैक्टिकल फिनोमिनास है सॉरी, और इसको हम वाइडली कैसे डील करेंगे। मतलब जो न्यूटन के 3 बेसिक लॉ है, ये कैसे बड़े बड़े ह्यूज एप्लीकेशंस में भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम डील करेंगे हमारा नया चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा क्या, फोर्स। अगर फोर्स को मैं एक्सप्लेन करूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल, तो फोर्स क्या होता है, एक नॉर्मल फॉर्म पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फोर्स को, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, पुश और पुल। अगर फोर्स को मैं आपको नॉर्मल फॉर्म पे एक्सप्लेन करूंगा तो क्या हो जाएगा, पुश और पुल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मैं दबाव दे रहा हूं या खींच रहा हूं, मतलब कैसे भी टाइम पे उसमें कुछ भी अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, वो अप्लाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं, या ये भी डिफाइन करता है कि आपका ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। क्या आपके ऑपरेशन में पुश की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्या आपके ऑपरेशन में पुल की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो पुश हो रहा है तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा क्या वो किसी प्लेन सरफेस के रेफरेंस पे पैरेलल हो रहा है, किसी एंगल पे हो रहा है, या किसी अदर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे रेफरेंस को लेके हो रहा है। क्लियर?
अब जैसे देखिए, हम फोर्स को अगर नॉर्मल भी डिफाइन करते हैं किसके फॉर्म पे, फॉर्मूला के हिसाब से, तो फोर्स को हम फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू होगी या फोर्स को हम जो लिखेंगे वो होता है कैपिटल एफ। फोर्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला के हिसाब से हम लिखते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब जैसे आपने लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू ma। इसमें सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है कि आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये आप कैसे जानेंगे कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? एकदम सिंपल, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन मेरा मास के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, और मास को मैं किसके फॉर्म पे लिखता हूं, हमने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि मास हमेशा न्यूटन में होता है और वेट हमें, देखिए हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की बात करते हैं तो वो हमेशा किलोग्राम पे आता है, लेकिन हम वेट की बात करते हैं तो वो न्यूटन पे आता है। क्योंकि वेट क्या होता है, वेट एग्जैक्टली होता है जब मास को हम डाउनवर्ड फोर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो हमको वेट आता है। तो वेट का मेरा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। मास का मेरा ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तो मास हालांकि मेरा स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो फोर्स मेरा कौन सी क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड होगा, फोर्स मेरा इंक्लूड होगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। अगर फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि फोर्स, सबसे पहले देखते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। किसके ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, फोर्स की। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एन से। अगर कहीं भी जगह आप फोर्स को लिखते हैं तो फोर्स को लिखते समय आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि उसमें ऐसा यूनिट को भी आप मेंशन करें। जब आप उसमें ऐसा यूनिट मेंशन करते हैं तो क्या मेंशन करेंगे, कैपिटल एन बस मेंशन करेंगे या न्यूटन लिखेंगे तो उसके ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं आगे इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की कि फोर्स को हम कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से डिफाइन करेंगे। अब देखिए आप यहां पर ध्यान से, जब आप लिखे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसमें आप एक एरो के फॉर्म पे उसको डिनोट करते हैं। तो जब आपने यहां पर डिनोट किया इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको राइट हैंड साइड पे भी एरो को डिनोट करना कंपलसरी है। तो राइट हैंड साइड पे देखिए आप कहां पर एरो को ड्रॉ करेंगे, आप यहां पर ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। क्यों एक्सेलरेशन के ऊपर एरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस फॉर्मूले को आप लिख रहे हैं, जब डिफाइन करते हैं फॉर्मूले को लिखने के बाद, तो आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि क्या वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है कि क्या वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है। जब आप इस चीज को डिफाइन करते हैं कि वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करना काफी इजी हो जाएगा। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल के फॉर्म पे ले सकते हैं, इसमें आप एग्जांपल के फॉर्म पे लिख भी सकते हैं कि मान लीजिए एक 5 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स अप्लाई हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है, तो 5 न्यूटन यहां क्या बताएगा मेरे को, 5 न्यूटन मेरे को यहां एक्सप्लेन करेगा कि ये 5 न्यूटन जो है इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। जो 5 न्यूटन यहां मैंने जो लिखा है ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है ये इसकी वैल्यू है। 5 न्यूटन क्या है, इसकी वैल्यू है। अब जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, क्या ये मेरा पुश है, क्या ये मेरा पुल है? जो भी फोर्स आपने इसमें अप्लाई किया है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुश है कि पुल है? ये पता चलेगा उसके डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पे, मतलब आपने उसमें कैसे अप्लाई किया है। अगर आप उस पर अप्लाई डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका पुश। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, हम इसको मान के चलते हैं कि हमारे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए अप्लाई किया है, तो ये मेरे किस पे आएगा, ये आएगा मेरे पुश पे। आया समझ पे? और मान लीजिए जो एरो का जो डायरेक्शन है 5 न्यूटन का, वो ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड है।
अगर आप 5 न्यूटन के डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड अगर आप मेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पुल में आएगा। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि क्या ये पुश है, क्या ये मेरा पुल है। हमें 5 न्यूटन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सर ये मेरा 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है, लेकिन क्या ये डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स पे है कि ऑब्जेक्ट के अवे पे है, ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है। जब आप इस बात को क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे, क्लियरली मेंशन कर देंगे कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी की हम जो बात कर रहे हैं ये क्या पुल हो रहा है कि क्या ये पुश हो रहा है। आई बात आपको समझ पे। अब देखिए जब आप आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे मास और एक्सेलरेशन का। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मास का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमें पता है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको नॉमिनल फॉर्म पे डिनोट करता हूं तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डायमेंशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हो तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब इसको आप रिप्रेजेंट करते हो MLT, m टू द पावर ऑफ a, l टू द पावर ऑफ b, t टू द पावर ऑफ c। जब इस पे आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि किसकी वैल्यू पे क्या वहां पर स्पेसिफाई हो रहा है। तो देखिए यहां पर आपके पास फॉर्मूला बना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए आ रहा है, ये न्यूटन के लिए आया है, और न्यूटन किसके लिए आया है, फोर्स के लिए आया है। तो किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। टी की वैल्यू -2 क्यों होगी, टी की वैल्यू -2 इसलिए होगी क्योंकि रीजन ये है कि टी जो पावर सी है यहां पर है, पर मतलब कहने का मतलब है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में हम लिखेंगे तो यहां पर ये 2 आपसे कैसे कन्वर्ट होगा, आपका -2 के हिसाब से आपका कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर -2 मैंने आपको लिखा है। तो आपने जब इसको a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू -2 जब आप इसको स्पेसिफाई करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर ऑफ 1, l टू द पावर ऑफ 1, t टू द पावर ऑफ -2। ये किसके फॉर्म पे आपने रिप्रेजेंट किया है, इसको आपने रिप्रेजेंट किया है MLT के फॉर्म पे। इसको हम डायमेंशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना बोलते हैं किसी भी गिवन क्वांटिटीज को। जब आप किसी भी गिवन क्वांटिटीज को डायमेंशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला के बारे में जानकारी जानना बहुत ईजी हो जाता है। भले आपको फॉर्मूला नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है या फॉर्मूला किससे एसोसिएटेड है, लेकिन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है इसका क्या है, तो आप उससे सीधा फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं या सीधा फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए काफी इजी हो गया इसको जानना कि हमारे पास क्या है, ये सिंपली हमारे पास MLT -2 है। तो ऐसे आप डिफरेंट फॉर्मूलास को बता सकते हैं, ऐसे आप डिफरेंट फॉर्मूलास को जान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली डिफाइन किया MLT -2, ऐसे डिफरेंट फॉर्मूलास को डिफाइन भी कर सकते हैं कि आगे अगर हमारे पास टॉर्क आएगा या टॉर्क के अलावा कोई भी बड़े फॉर्मूला आएंगे, थीटा है, एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, वर्क डन अप्लाई हुआ है, कोई एनर्जी है, कोई पावर है, अगर डिफरेंट फॉर्मूला मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है तो उसके लिए आपका कैसा ये फॉर्मूला बनेगा। तो इस क्लास में हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में, हमने फोर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जाना और समझा। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक लॉस ऑफ मोशन। और लॉस ऑफ मोशन में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लॉस ऑफ मोशन को एकदम डिटेल फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ मोशन एग्जैक्टली कैसे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसको क्या डिफाइन करेंगे, और उसको डिफाइन करने के बाद उसके फिजिकल एप्लीकेशंस क्या है और वो उसको कहां हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये भी स्टार्ट करूंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आप एसोसिएट कर सकते हैं। तब तक हमारी क्लास में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नया टॉपिक के साथ जो होगा हमारा लॉस ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच।